नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हिंदी अनमोल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आदिकाल पढ़ रहे थे और आदिकाल को पूरा कर लिए हैं, लेकिन कुछ आलोचकों के मत छूट गए हैं। आइए उन आलोचकों के मत को देखते हैं आदिकाल में, और आदिकाल की पंक्तियां भी छूटी हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आदिकालीन आलोचकों के मत। ये क्लास संख्या 24 होगी। इसके पहले 23 क्लासें हो चुकी है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, आदिकाल के संदर्भ में आलोचकों के मत। जिन्होंने क्लास को नहीं देखा, आदिकाल को बहुत ही डीप पढ़ाया गया है। ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जो छूटा हो। लमसम सभी प्रकरणों को कंप्लीट करने का प्रयास किया गया है। हेडिंग डाल लीजिए, आदिकाल के संदर्भ में आलोचकों के मत। आदिकाल के संदर्भ में आलोचकों के मत। एक बार चेक कर लेते हैं ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं। थोड़ा सा कैमरे को ऊपर करना होगा। अब आप लोगों को बेहतर दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं। पहला कथन लिखते हैं, शब्द ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में। पहला कथन, शब्द ही भारतवर्ष के इतिहास, शब्द ही भारतवर्ष के इतिहास के आदिकाल के समान इतने विरोधों के आदिकाल के समान इतने विरोधों स्वतः व्यवघातों का युग कभी आया होगा। स्वतः विरोधों स्वतः व्यवघातों का युग कभी आया होगा। का युग कभी आया होगा। ये कथन किसका है? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कथन क्या है? शब्द ही भारतवर्ष के इतिहास के आदिकाल के समान इतने विरोधों स्वतः व्यवघातों का युग कभी आया होगा। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये कथन हमने पहले भी लिखवा दिया है आपको, और ये दोबारा करवा दिए हैं। एक बार पहले भी हम लोग लिख चुके हैं इस कथन को। अगला कथन है 1877 ईस्वी में 1877 ईस्वी में जर्मनी के हाल नगर से सुप्रसिद्ध भाषा
शास्त्री जर्मन पंडित पीसेल ने शास्त्री जर्मन पंडित पीसेल ने 1877 ईस्वी में जर्मनी के हाल नगर से सुप्रसिद्ध भाषा शास्त्री जर्मन पंडित पीसेल ने हेमचंद के व्याकरण का सुसंपादित संस्करण प्रकाशित किया। हेमचंद के व्याकरण का सुसंपादित व्याकरण सुसंपादित संस्करण प्रकाशित किया। अपभ्रंश भाषा के व्याकरण का यह प्रसिद्ध ग्रंथ था। अपभ्रंश भाषा के व्याकरण का यह प्रसिद्ध ग्रंथ था। ये कथन किसका है? ये कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अभी हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही कथन लिख रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। 3 नंबर तीसरा कथन। तीसरा कथन है राजस्थान में चारण काल के ग्रंथ की ग्रंथ की खोज डॉक्टर एल.पी. टेसीटरी द्वारा की गई। डॉक्टर एल.पी. टेसीटरी द्वारा की गई। ये कथन किसका है? ये कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो आप लोग लिख लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा कथन राजस्थान के भाटों ने जहां श्रृंगार। चौथा कथन क्या है? राजस्थान के भाटों ने जहां श्रृंगार रसात्मक रचनाएं की। वहीं चारणों की रचनाएं वीरसात्मक होती थी। वीरसात्मक होती हैं। ये कथन किसका है? ये कथन भी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
हजारी प्रसाद द्विवेदी। 5 नंबर पर लिखिए, रोला उल्लाला वीर छप्पय और कुंडलियां। दोहा सॉरी रोला उल्लालय वीर छप्पय, रोला उल्लालय वीर छप्पय और कुंडलियां। और कुंडलियां अपभ्रंश के अपने छंद हैं। अपभ्रंश के अपने छंद हैं। ये कथन किसका है? ये कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला कथन लिखिए, दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। लाडला छंद है। दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। 7वीं सदी के बाद भारतीय साहित्य में इसका दर्शन होता है। 7वीं सदी के बाद भारतीय साहित्य में इसका दर्शन होता है। भारतीय साहित्य में इसका दर्शन होता है। ये कथन किसका है? ये कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लिख लीजिए इतना, उसके बाद और लिखवाते हैं कथन जो महत्वपूर्ण है उनको लिखवाएंगे। आइए एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं, देखते हैं। शब्द ही भारतवर्ष के इतिहास के आदिकाल के समान इतने विरोधों स्वतों व्यवघातों का युग कभी आया होगा। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसके विषय में कहे हैं? आदिकाल के विषय में कहे हैं। दूसरा कथन क्या है? 1877 ईस्वी में जर्मनी के हालनगर में सुप्रसिद्ध भाषा शास्त्री जर्मन पंडित टीसेल ने हेमचंद्र के व्याकरण का सुसंपादित संस्करण प्रकाशित किया। अपभ्रंश भाषा के व्याकरण का यह प्रसिद्ध ग्रंथ था। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। राजस्थान में चारण काल के ग्रंथ की खोज डॉक्टर एलपी टेसीटरी द्वारा की गई। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। राजस्थान के भाटों ने जहां श्रृंगार रसात्मक रचनाएं की, वहीं चारणों की रचनाएं वीर रसात्मक होती हैं। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रोला उल्लाल वीर छप्पय और कुंडलियां अपभ्रंश के अपने छंद हैं। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। 7वीं सदी के बाद भारतीय साहित्य में इसका दर्शन होता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आइए हजारी प्रसाद द्विवेदी के और कथन देखते हैं हम लोग। आदिकाल के संदर्भ में जो कहा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो कहा है, ऐसा करता है कि पहले एक एक आलोचक का सारा लिखवाते चले जाएंगे। आदिकाल में हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और उसके साथ साथ
बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, सबके कथन को हम नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिन पदम सूर्य की प्रसिद्ध पुस्तक, कथन नंबर 7, जिन पदम सूर्य की प्रसिद्ध पुस्तक थुल्यभाद फाग, क्या नाम था? थुल्यभद फाग। जिन पदम सूर्य की प्रसिद्ध पुस्तक थुल्यभद फाग नाद सौंदर्य की दृष्टि से, नाद सौंदर्य की दृष्टि से अद्भुत ग्रंथ है। अद्भुत ग्रंथ है। ये कथन किसका है? ये कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आठ नंबर पर लिखिए, तुलसी के काल में आल्हा या बीर छंद का प्रचार नहीं था। तुलसी के काल में आल्हा या बीर छंद का प्रचार नहीं था। तुलसी के काल में आल्हा या बीर छंद का प्रचार नहीं था। तुलसी ने इस छंद का प्रयोग नहीं किया है। तुलसी ने इस छंद का प्रयोग नहीं किया है। नहीं किया है। ये कथन किसका है? ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कथन नंबर 9, जैन शास्त्रों के अध्ययन का श्रेय जैन शास्त्रों के अध्ययन का श्रेय विद्वान हरमन याकोबी को है। विद्वान हरमन याकोबी को है। ये कथन किसका है? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला कथन लिखिए, अपभ्रंश की पुस्तकों में 10 नंबर, अपभ्रंश की पुस्तकों में
कई ग्रंथ जैनों के ग्रंथ, कई ग्रंथ जैनों के ग्रंथ जैनों के धर्म तत्व निरूपण, धर्म तत्व निरूपण से संबंधित हैं। से संबंधित हैं, जो साहित्य की कोट में नहीं आती, जो साहित्य की कोट में नहीं आती। नहीं आती। ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का कथन। कथन नंबर 11, मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का, मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का, अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था। एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन, न कि कवि कीर्तन। ये किसका है? ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख लीजिए, चाहे रामचंद्र शुक्ल लिख लीजिए आप, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख लीजिए और चाहे रामचंद्र शुक्ल लिख लीजिए। 12 नंबर, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधुओं विनोद से लिए हैं। कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। ये रचना का नाम किसकी रचना है? मिश्र बंधुओं की। वही कुछ कवियों के विवरण में परिवर्तन, वही कुछ कवियों के विवरण और विवरण में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है। परिवर्तन और परिष्कार भी किया है।
ये कथन किसका है? ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल का कथन। तेरह नंबर पर लिखिए, प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश की अवस्था से ही, प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश की अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ये कथन किसका है? ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के जितने भी कथन लिखवा रहे हैं उनको आप 2 स्टार, 4 स्टार, 10 स्टार जो भी देना चाहे दे दीजिए, क्योंकि ये सारे कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उपयोगी है परीक्षा के लिए। आइए अगला कथन लिखते हैं। वीर गाथा का समय, कथन नंबर 14। वीर गाथा का समय महाराज हम्मीर के काल तक ही, महाराज हम्मीर के काल तक ही होना चाहिए। वीर गाथा का समय महाराज हम्मीर के काल तक ही होना चाहिए। ये कथन किसका है? ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल का कथन। आइए देखते हैं एक बार हम लोग कथन को। 7 नंबर कथन, जिन पदम सूर्य की प्रसिद्धि पुस्तक तुल्य भद्र फागुनाद सौंदर्य की दृष्टि से अद्भुत ग्रंथ है। ये कथन किसका था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तुलसी के काल में आल्हा या वीर छंद का प्रचार नहीं था, तुलसी ने इस छंद का प्रयोग नहीं किया है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला कथन क्या है? जैन शास्त्रों के अध्ययन का श्रेय विद्वान हरमन याकोबी को है। ये भी कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अपभ्रंश की पुस्तक में कई ग्रंथ जैनों के धर्म तत्व निरूपण से संबंधित है, जो साहित्य की कोटि में नहीं आती। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः निष्बंध विनोद से लिए हैं, वही कुछ कवियों के विवरण में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। और मिश्र बंध विनोद किसकी रचना है? मिश्र बंधुओं की। प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश की अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ये कथन भी किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। वीर गाथा का समय महाराज हम्मीर के काल तक ही होना चाहिए। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। लिख लीजिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलो ठीक, आइए देखते हैं आगे।
और कथनों को। आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी, प्रयास करेंगे कि कम समय में ही क्लास को पूर्ण कर लिया जाए, और कथन भी जो महत्वपूर्ण है एक नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे लिखवाएंगे हम। लिखिए अगला कथन, कितना हो गया था? 14। 15 नंबर। 15 नंबर पर लिखिए, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का, अपभ्रंश या प्राकृताभास या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना तक पता, हिंदी के पदों का इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप और ऐसे भी लिख सकते हो, का सबसे पुराना पता, सबसे पुराना पता चेक करना पड़ता है ऊपर दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की, तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम के 7वीं सदी विक्रम के 7वीं सदी के अंतिम चरण में लगता है, के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किसका है? ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल। कथन नंबर 16, इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, उसमें कुछ असंदिग्ध है, कुछ संदिग्ध, उसमें कुछ असंदिग्ध है,
है कुछ संदिग्ध। कुछ संदिग्ध। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है। सामग्री जो कुछ प्राप्त है। प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृत भाषा हिंदी है। उसकी भाषा अपभ्रंश। उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृत भाषा हिंदी है। हिंदी है। ये कथन किसका है? ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल। कथन नंबर 17 लिखिए। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति का इतिहास है। 17 नंबर। हिंदी साहित्य का इतिहास। ये बहुत पास पास में हो गया है, आप लोग परेशान मत होइए, मैं इसको पढ़ के सुनाऊंगा तो आप सब सारे शब्द को समझ लेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति का इतिहास है। हिंदी जाति का इतिहास है। का इतिहास है। ये कथन किसका है? ये कथन है बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह चाहे लिखिए और चाहे बच्चन सिंह लिखिए। कथन नंबर 18। कबीर में जो उलटवासियां और सूर में दृष्टिकोण दिखाई देते हैं। कबीर में जो उलटवासियां कबीर में जो उलटवासियां और सूर में दृष्टिकोण दिखाई देते हैं। और सूर सूर का मतलब सूरदास। सूर में दृष्टिकोण दिखाई देते हैं। कोण दिखाई देते हैं। वे चार्य पदों में वो चार्य पदों में वो चार्य पदों ये किसकी रचना है? चारों पद किसकी रचना है अगर पूछी जाए? किसकी है? सबरपा की। में पहले से ही विद्यमान में पहले से ही विद्यमान है।
ये कथन किसका है? ये कथन भी डॉक्टर बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह। 19 नंबर कथन लिखिए। अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सिद्ध काव्य, जैन काव्य, सिद्ध काव्य, जैन काव्य, और तीसरा क्या होगा? जैनेतर काव्य। जैनेतर काव्य। ये कथन किसका है? ये कथन भी बच्चन सिंह का है। लिख लीजिए, बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह। इस बार डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते रहे, डॉक्टर बच्चन सिंह। कथन नंबर 20। मूलतः अपभ्रंश पश्चिमी भारत की बोली थी। कथन नंबर कौन सा होगा? 20। मूलतः अपभ्रंश पश्चिमी भारत की बोली थी। भारत की बोली थी। मूलतः अपभ्रंश पश्चिमी भारत की बोली थी। अभीरों के आने के बाद, अभीरों के आने के बाद, अभीरों के आने के बाद उस बोली में उकारर्थ का बाहुल्य हो गया। उस बोली में उकारत्व का बाहुल्य हो गया। बाहुल्य हो गया। ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का। ये भी डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह। इक्कीस नंबर। तांत्रिक साधना सिद्धों का आविष्कार नहीं थी। तांत्रिक साधना सिद्धों का आविष्कार नहीं थी। वो बौद्धों, शैवों और वैष्णवों के समान, वो बौद्धों, शैवों और वैष्णवों के समान
और वैष्णों के समान रूप में फैली हुई थी। फैली हुई थी। ये कथन भी डॉक्टर बच्चन सिंह का है। डॉक्टर बच्चन सिंह। कथन नंबर 22 लिखिए। बौद्ध सिद्धों की साहित्यिकता। बौद्ध सिद्धों की साहित्यिकता संदिग्ध है। संदिग्ध है। उन्होंने अनेक धर्मों के कर्म कांडों का अनेक धर्मों के कर्म कांडों का उचित विरोध किया। उचित विरोध किया, किंतु स्वयं ऐसे कर्मकांडों की सृष्टि मतलब रचना, सृष्टि की जो और भी ग्रहित थी। जो और भी ग्रहित थी। ये कथन किसका है? ये कथन भी डॉक्टर बच्चन सिंह का है। डॉक्टर बच्चन सिंह। आइए इस कथन को हम लोग दोहरा लेते हैं एक बार, देखते हैं। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम के 7वीं सदी के अंतिम चरण से लगता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ असंदिग्ध है, कुछ संदिग्ध। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृत भाषा हिंदी है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति का इतिहास है। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह। कबीर में जो उलटवासियां और सूर में दृष्टिकोण दिखाई देते हैं वो चार्यपदों में पहले से ही विद्यमान हैं। ये कथन किसका है? बच्चन सिंह। अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: सिद्ध काव्य, जैन काव्य और जैनेतर काव्य। 20 नंबर, मूलतः अपभ्रंश पश्चिमी भारत की बोली थी।
अभीरों के आने के बाद उस बोली में उकारात का बाहुल्य हो गया। ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का। तांत्रिक साधना सिद्धों का आविष्कार नहीं थी, वो बौद्धों, शैवों और वैष्णवों के समान रूप में फैली हुई थी। ये कथन किसका था? डॉक्टर बच्चन सिंह। बौद्ध सिद्धों की साहित्यिकता संदिग्ध है। उन्होंने अनेक धर्मों के कर्म कांडों का उचित विरोध किया, किंतु स्वयं ऐसे कर्म कांडों की सृष्टि की जो और भी ग्रहित थी। ये कथन किसका था? बच्चन सिंह का। आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए देखते हैं और आगे 2-4-10 कथन। चलो देखते हैं आगे का कथन। संख्या कितनी हुई थी? शायद 22 हो गई थी। 22 हो गई थी। अब 23 नंबर। तेईस नंबर पर लिखिए, बौद्ध सिद्ध निरीश्वरवादी थे। 23 नंबर। बौद्ध सिद्ध निरीश्वरवादी थे। तो नाथ सिद्ध ईश्वरवादी। तो नाथ सिद्ध ईश्वरवादी। ईश्वरवादी। तो नाथ सिद्ध ईश्वरवादी। इसीलिए धर्म प्राण जनता की इसीलिए धर्म प्राण जनता की आस्तिक विचारधारा से जुड़ गए। धारा से जुड़ गए। ये भी कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। डॉक्टर बच्चन सिंह। कथन नंबर 24। काव्य रूपों के इस परिग्रहण काव्य रूपों के इस परिग्रहण से पता चलता है कि हिंदी की परंपरा मुख्यतः बौद्ध सिद्धों व जैन मुनियों से प्रभावित है। जैन मुनियों से प्रभावित है।
ये कथन किसका है? ये कथन भी बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह। कथन नंबर 25, लिखिए। किसी साहित्य के अपभ्रंश की पहचान, किसी साहित्य के के आरंभ की पहचान, के आरंभ की पहचान वहां की जा सकती है, वहां की जा सकती है जहां वो धार्मिक कर्मकांडों, जहां वो धार्मिक कर्मकांडों जहां वो धार्मिक कर्मकांडों और रहस्य भावना से और रहस्य से क्रमशः रहस्य भावना से क्रमशः उन्मुक्त उन्मुक्त हो रहा है, हो रहा है। ये कथन किसका है? ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। रामस्वरूप चतुर्वेदी। कथन नंबर 26, हिंदी क्षेत्र की व्यापकता का वास्तविक प्रमाण, हिंदी क्षेत्र की व्यापकता का, हिंदी क्षेत्र की व्यापकता का वास्तविक प्रमाण, वास्तविक प्रमाण या तो आदिकाल में मिलता है, या तो आदिकाल में मिलता है, या तो आदिकाल में मिलता है, या आधुनिक काल में, या आधुनिक काल में। भक्ति काल और रीति काल का क्षेत्र, भक्ति काल और रीति काल का क्षेत्र और रीतिकाल का क्षेत्र अपेक्षाकृत सिमट गया है, अपेक्षाकृत सिमट गया है, सिमट गया है। ये कथन किसका है? ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का। रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला कथन 27 नंबर,
आदिकालीन कवि। नंबर होगा 27। आदिकालीन कवि धार्मिकता और ऐतिहासिकता और ऐतिहासिकता वीर और श्रृंगार, वीर और श्रृंगार, ईश्वरत्व और मनुष्यत्व, ईश्वरत्व और मनुष्यत्व, के द्वंद्वों का, के द्वंद्वों का, द्वंद्वों का समाहार करने में, समाहार करने में संलग्न दिखाई देता है। ये कथन किसका है? ये कथन भी रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का। क्लास नंबर 28। ये किसका कथन था? ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का। और कथन नंबर कौन सा होगा? 28। आदिकालीन साहित्य में, लिखिए, आदिकालीन साहित्य में वैविध्य भरपूर है, भरपूर है। विषयों का, काव्य रूपों का, विषयों का, काव्य रूपों का, विषयों का, काव्य रूपों का, काव्य भाषा के आधार रूपों का, काव्य भाषा के आधार रूपों का। ये कथन किसका है? ये कथन भी रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। कितने कथन हो गए? 28। बस 2-4 और लिखवाएंगे बस। रासो या रासु का कथन नंबर 29। रासो या रासु काव्य, रासो या रासु काव्य मूलतः रस कथाएं हैं, मूलतः रस कथाएं हैं। वीर या अन्य किसी, वीर या अन्य किसी रस, किसी एक रस से, वीर या अन्य किसी एक
रस से अनिवार्यता संबंध है, संबंध नहीं, संबंध नहीं। ये कथन किसका है? ये कथन भी रामस्वरूप चतुर्वेदी का। रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये कथन भी किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। एक कथन और इसमें नीचे लिख लीजिए, जगह है अभी 30 नंबर। 30 नंबर पे लिखिए, श्रृंगार के साथ वीर का मिश्रण, श्रृंगार के साथ वीर का मिश्रण, श्रृंगार के साथ वीर का मिश्रण यदि पश्चिम के कथा काव्यों, यदि पश्चिम के कथा काव्यों में है, पश्चिम के कथा काव्यों में है, तो श्रृंगार के साथ, तो श्रृंगार के साथ, तो श्रृंगार के साथ भक्ति का मिश्रण, तो श्रृंगार के साथ भक्ति का मिश्रण, भक्ति का मिश्रण पूर्व के विद्यापति के पदों में है, पूर्व के विद्यापति के पदों में, ये पदों में है। पूर्व के विद्यापति के पदों में है, ये कथन किसका है? ये कथन भी है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। रामस्वरूप चतुर्वेदी। आइए एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं। 23 नंबर कथन, बौद्ध सिद्ध निरीश्वरवादी थे तो नाथ सिद्ध ईश्वरवादी, इसीलिए धर्म प्राण जनता की आस्तिक विचारधारा से जुड़ गए। ये कथन किसका था? डॉक्टर बच्चन सिंह। 24 नंबर, काव्य रूपों के इस परिग्रहण से पता चलता है कि हिंदी की परंपरा मुख्यतः बौद्ध सिद्धों व जैन मुनियों से प्रभावित है। ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का। किसी साहित्य के आरंभ की पहचान वहां की जा सकती है जहां वो धार्मिक कर्मकांडों और रहस्य भावना से क्रमशः उन्मुक्त हो रहा है। ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। हिंदी क्षेत्र की व्यापकता का वास्तविक प्रमाण या तो आदिकाल में मिलता है या आधुनिक काल में। भक्ति काल और रीत काल का क्षेत्र अपेक्षाकृत सिमट गया है। ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। आदिकालीन कवि धार्मिकता और ऐतिहासिकता, वीर और श्रृंगार, ईश्वरत्व और मनुष्यत्व के द्वंद्वों का समाहार करने में संलग्न दिखाई देता है। समाहार करने में, यहां पर में कर लीजिए, करने में संलग्न दिखाई देता है। ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। आदिकालीन साहित्य में वैविध्य भरपूर है, विषयों का, काव्य रूपों का, काव्य भाषा के आधार रूपों का। ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। रासो या रासो काव्य मूलतः रस कथाएं हैं
बेर या अन्य किसी एक रस अनिवार्यता संबंध नहीं है। ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। श्रृंगार के साथ बेर का मिश्रण यदि पश्चिम के कथा काव्यों में है तो श्रृंगार के साथ भक्ति का मिश्रण पूर्व के विद्यापति के पदों में है। ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। 30 हो गए हैं। अब चलिए मुश्किल से 5 बस, 35 तो कल ही लिया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। सोच रहे हैं इसी क्लास में पंक्ति भी करवा दें क्या? आदिकालीन पंक्ति करवा देते हैं तो आदिकालीन खत्म हो जाता है, फिर आदिकाल में कुछ नहीं बचेगा। चलिए कथन नंबर 31। आदिकालीन कवि मनुष्य को, कथन नंबर 31, आदिकालीन कवि मनुष्य को ईश्वर के रूप में चित्रित करना चाहता है। मनुष्य को ईश्वर के रूप में चित्रित करना चाहता है। आदिकालीन कवि मनुष्य को ईश्वर के रूप में चित्रित करना चाहता है। ये कथन किसका है? ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। रामस्वरूप चतुर्वेदी। आदिकालीन साहित्य परस्पर अंतःविरोधों का साहित्य है। कथन नंबर 32। आदिकालीन साहित्य परस्पर अंतर्विरोधों का साहित्य है। ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। आदिकालीन साहित्य परस्पर अंतर्विरोधों का साहित्य, ये कथन किसका है? ये है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कथन नंबर 33। आदिकालीन साहित्य में सर्वाधिक सरसता, जहां लौकिक साहित्य में सर्वाधिक सरसता, जहां लौकिक साहित्य में परिलक्षित होती है, वहां सर्वाधिक सुसुप्ता, सुसुप्ता नाथ साहित्य में
नाथ साहित्य में। ये कथन किसका है? ये कथन भी रामकुमार वर्मा का है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आइए कथन नंबर 34। आदिकाल का साहित्य मुख्यतः आदिकाल का साहित्य मुख्यतः प्रेम और वीर रस से ही संबंधित है। प्रेम और वीर रस से संबंधित, प्रेम और वीर रस से संबंधित है। ये कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल का साहित्य मुख्यतः प्रेम और वीर रस से संबंधित है। ये कथन किसका है? ये कथन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। आज का अंतिम कथन लिखिए आप लोग। 35 नंबर पर लिखिए। आदिकालीन साहित्य में नायक जहां अलौकिक गुणों से युक्त है, नायक जहां अलौकिक गुणों से युक्त है, वही नायिकाएं लौकिक ही दिखाई देती हैं। वही नायिकाएं लौकिक ही दिखाई देती हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। ये कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अभी आदिकाल में एक क्लास और बचती है आप लोगों की। पंक्ति जो महत्वपूर्ण पंक्ति है, अगर वो और करवा दी जाए तो आप लोगों का आदिकाल पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं, एक बार इस कथन को रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। आदिकालीन कवि मनुष्य और ईश्वर के रूप को चित्रित करना चाहता है। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। आदिकालीन साहित्य परस्पर अंतर विरोधों का साहित्य है। ये किसका कथन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। आदिकालीन साहित्य में सर्वाधिक सरसता जहां लौकिक साहित्य में परिलक्षित होती है, वहां सर्वाधिक शुष्कता नाथ साहित्य में। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। आदिकाल का साहित्य मुख्यतः प्रेम और वीर रस से संबंधित है। ये कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। आदिकालीन साहित्य में नायक जहां अलौकिक गुणों से युक्त है, वही नायिकाएं लौकिक ही दिखाई देती हैं। जितने महत्वपूर्ण कथन थे हमने एक जगह करवा दिए, और जो बीच बीच में कथन करवाए हैं वो भी महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा कथन आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये पर्याप्त है। आदिकाल में कथनों को देखा जाए, इतने कथन आपके लिए पर्याप्त है, और आदिकाल में जो लिखाया गया है वो आपको पर्याप्त है। उसके बाहर आपको कुछ नहीं ढूंढना है, अलग से कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। बस आप जो नोट्स में लिखा गया उतना कर लीजिए, वो कंप्लीट है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।